नमस्कार, एनटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। बीजेपी की लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी 5वीं सूची जारी की है। इससे पहले 4 सूचियों में 291 उम्मीदवारों के नाम सामने आए थे। राजस्थान से 7 उम्मीदवारों के नाम इस 5वीं सूची में हैं। 111 उम्मीदवारों के नामों की सूची में 7 उम्मीदवार राजस्थान के भी घोषित कर दिए गए। बची हुई 10 सीटों में से 7 के नाम सामने आ गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। 111 उम्मीदवारों के नाम की यह सूची, जिसमें 7 नाम राजस्थान से भी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची जारी। 111 उम्मीदवारों के नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की है। इस सूची में आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा और राजस्थान समेत सिक्किम, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के भी नाम शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। पश्चिम बंगाल से 19 नाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश की 13 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने सूची में रखे। 2 तेलंगाना से, 1 सिक्किम से, 7 उम्मीदवार राजस्थान से हैं। गंगानगर से प्रियंका बालन भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार। जयपुर ग्रामीण से श्री राव राजेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। मंजू शर्मा जयपुर से। टोंक सवाई माधोपुर से श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। अजमेर से भागीरथ चौधरी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और महिमा विश्वेश्वर सिंह को राजसमंद से टिकट मिला है। तो 2-3 महिलाओं के नाम इसमें शामिल, गंगानगर, जयपुर और राजसमंद। गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया गया। जयपुर से श्रीमती मंजू शर्मा और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी होंगी। 7 नाम सामने आए हैं। 7 में से 3 पर महिला उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर और राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के चेहरे क्लियर कर दिए हैं। प्रियंका बालन, शुभकरण चौधरी, राव राजेंद्र सिंह, मंजू शर्मा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भागीरथ चौधरी, महिमा विश्वेश्वर सिंह, ये 7 नाम बीजेपी की 5वीं सूची में। 111 नामों की सूची, जिसमें 7 उम्मीदवार राजस्थान के भी शामिल। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को मौका दिया गया है। मंजू शर्मा जयपुर से लोकसभा प्रत्याशी होंगी बीजेपी की। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी को टिकट दिया गया है। तो महिमा विश्वेश्वर सिंह राजसमंद से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगी। अन्य राज्य से भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जारी किए। 18 नाम उड़ीसा से, 1 मिजोरम, 3 महाराष्ट्र से सूची में हैं, 4 केरल से भी हैं, 4 ही कर्नाटक, 3 झारखंड, 2 हिमाचल प्रदेश से जारी किए गए। झारखंड में भी बड़ा दिलचस्प, दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया है बीजेपी ने। हरियाणा से 4 नाम सामने आ गए और बड़ी नवीन जिंदल को टिकट दिया कुरुक्षेत्र से, हरियाणा में भी। तो बड़ा दिलचस्प सूची भारतीय जनता पार्टी की ने इस बार जारी कर दी है। ये नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र, हरियाणा से बीजेपी लोकसभा टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। गुजरात से भी 6 नाम, गोवा से 1, बिहार से 17 नामों की सूची आई है। आंध्र प्रदेश से भी 6 और राजस्थान से 7 नाम। कौन से हैं ये 7 नाम? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची में 111 नाम रखे, जिसमें 7 राजस्थान से भी। गंगानगर से प्रियंका बालन बीजेपी उम्मीदवार होंगी। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण से और मंजू शर्मा जयपुर से लोकसभा उम्मीदवार होंगी बीजेपी की। सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। अजमेर से चुनाव लड़ेंगे भागीरथ चौधरी बीजेपी टिकट पर और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह कमल के निशान पर चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएंगी। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से, जो दीनदयाल मार्ग पर स्थित है नई दिल्ली में, ये सूची वहां से जारी की गई, प्रेस विज्ञप्ति दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने कुछ निम्नलिखित नामों पर स्वीकृति प्रदान की है और उसके बाद सूची
सामने आती है। राजस्थान के जिसमें 7 नाम, कुल मिलाकर 111 नाम भारतीय जनता पार्टी ने सामने रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 5वीं सूची अपनी जारी कर दी है। झारखंड और राजस्थान से 7 उम्मीदवार जिसमें शामिल हैं। और आपको बता दें साथ साथ इस सूची में अरुण गोविल, जो कि मशहूर रामायण टीवी सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मेरठ से लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उत्तर प्रदेश के मेरठ से अरुण गोविल चुनाव लड़ेंगे बीजेपी टिकट पर। और झारखंड की भी खबर आपको दे दें, दुमका से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को टिकट दे दिया गया है। हेमंत सोरेन जेल में कुछ दिन पहले उनकी भाभी सीता सोरेन ने भाजपा ज्वाइन की थी और अब उनको झारखंड के दुमका से टिकट मिला है। अरुण गोविल, जो कि रामायण प्रसिद्ध सीरियल है उसके में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान पर वापस लौटते हैं। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया बीजेपी उम्मीदवार होंगे। गंगानगर से प्रियंका बालन को टिकट दिया है। शुभकरण चौधरी झुंझुनू से, राव राजेंद्र सिंह जयपुर ग्रामीण, मंजू शर्मा जयपुर, सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक सवाई माधोपुर, भागीरथ चौधरी अजमेर, महिमा विश्वेश्वर सिंह राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा उम्मीदवार होंगे। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस बड़ी अपडेट पर। वीरेंद्र, तमाम मंथन के बाद, तमाम बैठकों के बाद अब 111 नामों की सूची, राजस्थान के लिए 7 नाम। बिल्कुल, देखिए राहुल, ये जो 7 नाम आए हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि ये दूसरी अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर ये दूसरी लिस्ट होगी जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो शेष 10 सीट बची थी उनमें से 7 सीटों पे बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। जो शेष 3 बची हैं उन पे कैंडिडेट्स अभी उतारने की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्री गंगानगर से, तो प्रियंका बालन जो कि उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है। वहीं अजमेर से भागीरथ चौधरी को यहां पे उतारा गया है। और जयपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो मंजू शर्मा को यहां पे टिकट दिया गया है। वहीं टोंक और सवाई माधोपुर की बात की जाए तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, उन्हें यहां पे बीजेपी ने फिर से एक बार अपना जो विश्वास जताया है। इसके अलावा आप देखेंगे राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह और जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। यानी कुल मिला के जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी पूरी जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए यहां पे अपने कैंडिडेट्स उतारे। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जयपुर शहर से, जिस तरीके से हम सुबह भी बात कर रहे थे राहुल, कि जयपुर के अंदर यदि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों की मैं बात करूं तो दोनों मुख्य दल है राजस्थान के अंदर। और दोनों ही दल अपने अगर कैंडिडेट्स की बात करें लोकसभा चुनाव के, अगर पीछे के इतिहास आप उठाकर देखते हैं तो इसमें ब्राह्मण चेहरे और वैश्य समाज से जो चेहरे हैं उसको यहां पे तरजीह दी जाती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस ने अपने जो प्रत्याशी का नाम बदला है, जिसमें अभी हाल ही के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन उससे वहीं आप देखेंगे कि महिला चेहरे को यहां पे तरजीह दी गई। यानी आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम अभी हाल ही के अंदर जब बात कर रहे थे दिन में, तो एक चीज थी कि यहां पे इस बार के लोकसभा चुनाव के अंदर महिलाओं को ज्यादा जगह दी जाएगी। तो इसके अंदर पहली जो 15 नामों की जो सूची आई थी उसके अंदर आपने देखा कि एक महिला को यहां पे जगह दी गई थी। लेकिन अब आप ये 7 नाम देखते हैं तो 7 नाम के अंदर आप देखेंगे प्रियंका बालन है जो कि श्री गंगानगर से है। इसके अलावा झुंझुनू माफ कीजिएगा जयपुर शहर से मंजू शर्मा है, वो यहां पे महिला के तौर पे उतारी गई। तो जाहिर सी बात है हर चीज को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, या फिर जो एक जो पुराने चेहरों
चेहरों के ऊपर बीजेपी ने विश्वास जताया है, उसमें पुराने चेहरे भी देखे गए हैं। चाहे इसके अंदर आप अगर मैं सूची की बात करूं तो इसमें सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, वो है। इसके अलावा आप देखेंगे राव राजेंद्र सिंह है, जो कि आपने देखा कि राव राजेंद्र सिंह है, विधानसभा चुनाव के अंदर थोड़ा बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनसे भी थोड़ी बहुत नाराजगी चल रही थी, लेकिन अब जो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी ने प्रत्याशी बनाकर उतारा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जातीय समीकरण है उसके हिसाब से जो राव राजेंद्र सिंह है वो सटीक बैठते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को साधते हुए अपने प्रत्याशी है वो मैदान में उतारे हैं। जी राहुल। बिल्कुल, और तमाम अलग अलग राज्यों की भी इसमें सूची है, उसमें बड़े और भी दिलचस्प नाम है, लेकिन राजस्थान पर जरा विशेष मंथन भाजपा का चलता रहा और उसी के परिणाम स्वरूप 7 नाम जो कि वीरेंद्र ने गिनवाए और लगातार हम आपको अपने स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। झुंझुनू से शुभकरण चौधरी चुनाव लड़ेंगे और गंगानगर की सीट हो चाहे अन्य सीटें हो, 7 सीटों पर बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब टोंक सवाई माधोपुर हो, अजमेर, जयपुर ग्रामीण पर भी देखना पड़ेगा। वीरेंद्र, जयपुर में उधर जयपुर शहर से भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला है, कई सीटों पर जो है नाम सामने है। वर्सेस का अगर हम देखें किन किन के बीच में टक्कर होगी, क्या कुछ अब तस्वीर आपको क्लियर लग रही है? कहाँ कहाँ अब आपको बढ़त बीजेपी और कांग्रेस में दिखाई दे रही है? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का नामों में बदलाव किया है, तो वहीं पहले ब्राह्मण चेहरा था, इसके बाद अब प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पिछली सरकार के अंदर मंत्री पद पे भी रहे हैं और कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उन्हें अब कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। लेकिन वहीं मंजू शर्मा है, बीजेपी ने अपना महिला कार्ड खेलते हुए यहाँ पे उतारा है। अगर मैं बात करूं जातीय समीकरण की, एक तरफ है राजपूत चेहरा तो दूसरी तरफ जयपुर शहर के अंदर ब्राह्मण चेहरा, यानी ये दोनों बीजेपी ने पूरे एक रणनीति के तहत पूरी जो इतिहास रहा है राजस्थान की, अगर राजधानी जयपुर शहर की मैं लोकसभा सीट की बात करूं राहुल, तो यहाँ पे ब्राह्मण चेहरे को तरजीह दी गई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने एक नई परिपाटी यानी जो एक नया दाव खेलने की कोशिश की है, पुराना चेहरा है और वहां के जो जयपुर शहर के अंदर उनकी अच्छी पकड़ है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी पूरी एक नए चेहरे माफ कीजिएगा बीजेपी ने अपने नए चेहरे को उतारा है और वहीं कांग्रेस ने अपने तजुर्बे वाले जो एक एक्सपीरियंस जिसको बोल सकते हैं, जिसकी जनता के अंदर पकड़ है, उस जो पूर्व मंत्री है अशोक गहलोत सरकार के अंदर रहे, उन पर विश्वास जताते हुए यहाँ पे मैदान में उतारा है। तो कहीं ना कहीं एक जो कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये जो फॉर्मूला जो जिस तरीके से कांग्रेस ने यूज किया, एक तरफ महिला दूसरी तरफ पुरुष, तो कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कांग्रेस दोनों ही मुख्य दल हैं और दोनों ने एक रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को यहां पे मैदान में उतारा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन सा कैंडिडेट जीत हासिल करता है। ठीक है वीरेंद्र, बिल्कुल इस पर भी नजर बन रहेगी और हमारे संवाददाता दिल्ली से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवीश रंजन शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। रवीश, वहीं से ये सूची भी तैयार होकर के आई है अब 111 नामों की और राजस्थान पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बड़े और भी जो प्रदेश हैं उसमें भी बड़े दिलचस्प सूची सामने आई है। बिहार में तो कई उम्मीदवार हैं जहां जिनका माना जा रहा था टिकट कटेगा, लेकिन पार्टी ने उनको रिपीट करवाया, तमाम बड़े चेहरे। और वहीं झारखंड में अगर देखें तो दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया है। तो ये जो 111 नामों की सूची है, माना जा सकता है कि जितनी देर बाद ये आई है, कहा जा सकता है कि वो जो चिंतन मंथन हुआ उसमें बड़ी बारीकियों से चर्चा की गई थी। जी बिल्कुल, काफी बारीकियों से चर्चा हुई है और आप देखिए कि तमाम सारे जो बड़े चेहरे हैं, जैसे आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का जो है वो गाजियाबाद से टिकट कट गया। आप देखिए वरुण गांधी जो कि एक बहुत ही चर्चित चेहरे थे, उनका टिकट काट दिया गया पीलीभीत से और वहां पर जो है वो जतिन प्रसाद को दिया गया। और इसी तरीके से आप राजस्थान में देखिए कि अभी राजस्थान में प्रियंका बालन को टिकट दिया गया है गंगानगर से। एक सबसे चर्चित नाम था सुखबीर सिंह जौनपुरिया का, उनको भी टिकट दिया टोंक सवाई माधोपुर, वहां से उनको टिकट मिल गया है। हालांकि तमाम सारे उनके सीट पर काफी सारा सस्पेंस था, लेकिन मेरे ख्याल से कोई दूसरा अच्छा कैंडिडेट मिला नहीं, इसकी वजह से जो है वो सुखबीर सिंह जौनपुरिया को फिर से वहां से उतारा गया है।
तो मंजू शर्मा को जयपुर से दे दिया गया है। और आप देखिए 3 कि महिलाओं को हिमाचल इसमें से टिकट दिया, तो महिला वाला जो फैक्टर है उसका भी इस बार इस सूची में ख्याल रखा बीजेपी ने, 3 महिलाओं को बिल्कुल, साथ में बिल्कुल। से। ये बिल्कुल काफी चर्चा हो चुकी थी, क्योंकि आप देखिए कि महिलाओं को और युवाओं को इस बार बीजेपी काफी सारा तवज्जो दे रही थी। आप देखिए कंगना रनावत को मंडी से टिकट दिया गया है, तो ये भी एक बहुत ही चर्चित जो है वो चेहरा थी। और हालांकि अरुण गोविल को मेरठ से टिकट मिला रवीश, तो बड़ा बिल्कुल वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि तमाम ऐसे नाम हैं जिस पर ये जिसको देख करके माना जा सकता है बीजेपी ने, अच्छा पहले से भी लग रहा था, कई कयास लग रहे थे कंगना रनौत को मंडी से टिकट मिलेगा, ये पहले से ही बात आ रही थी और उस पर फाइनली अब मोहर लग गई है। रवीश, लेकिन मैं एक रिएक्शन आपका ये समझना चाहूंगा, आपका एनालिसिस की जो सूची अब सामने है हमारे, इसमें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ जो है घटा फायदे का जो है ख्याल रखा है, खास ख्याल रखा है किन किन जगहों पर? जी देखिए, मुझे लगता है कि अब जैसे मेरठ में जो है वो अगर यूपी की बहुत ही चर्चित सीट थी, वहां पर 3 बार के सांसद रहे थे राजेंद्र अग्रवाल, उनका टिकट काटा गया है। अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, जो कि राम के किरदार में थे रामायण एक धारावाहिक में, और काफी अभी उनका एक चर्चित चेहरा है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि तमाम सारे ऐसे चेहरों को मौका दिया गया है। आप बिहार में देखिए, हालांकि बिहार में पहले से ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार के ज्यादातर जो सीटें हैं वहां पर रिपीट करेंगे, मतलब वहां पर ज्यादा टिकट जो है वो नहीं काटा जाएगा निवर्तमान सांसदों के। तो वहां पर आप देखिए कि ज्यादातर जगहों पर जो है वो निवर्तमान सांसदों को टिकट दिया गया है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि तमाम सारे हालांकि प्रयोग किए गए हैं, कुछ जगहों पर बहुत देख समझ के प्रयोग किए गए हैं, कहीं पर टिकट कटना था लेकिन वहां पर उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल सके बीजेपी को, इसके वजह से वहां पर रिपीट कर दिया गया है। तो ऐसे तमाम सारे, और इस बार बीजेपी का मतलब बीजेपी की सोच थी कि महिलाओं को, युवाओं को सबसे ज्यादा तवज्जो देना है। कई सारे ऐसे नए चेहरों को मौका दिया गया है जो संगठन में काफी लंबे समय से सक्रिय थे, उनको टिकट दिया गया। आप देखिए राव राजेंद्र सिंह को जो है जयपुर ग्रामीण से उतारा गया है, ये भी एक बहुत चर्चित जो है वो चेहरा रहे हैं राजस्थान में, बिल्कुल यहाँ से उतारा गया है। शुभकरण चौधरी को उतारा गया, भागीरथ चौधरी को आप देखिए अजमेर से जो है वो टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने तमाम सारा मंथन किया है, तमाम सारे 3 से लेकर 4 सर्वे करवाए गए हैं, कार्यकर्ताओं के बीच से अलग सर्वे करवाए गए हैं जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं। और आप देखिए एक एक विधानसभा में जो सर्वे उनका सैंपल था वो भी 2200-2300 लोगों का था सर्वे सैंपल। तो उसमें से अगर जो लोगों का जो सर्वे में आए हैं नाम, उनको फिर जो है वो टिकट दिया गया। तो निश्चित तौर पर काफी विचार मंत्रणा के बाद में जो है वो टिकट दिए गए हैं। कुछ सीटों पर अभी फिलहाल रोक लिया गया है, वहां पर और ज्यादा कुछ विचार मंथन हो रहा है, उसके बाद में वहां पर घोषणा होगी। लेकिन ये जो लिस्ट निकली है बीजेपी की, इसमें तमाम सारे ऐसे चर्चित चेहरे हैं, शायद उनकी उम्मीद नहीं थी कि उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको फिर भी जो है वो बीजेपी ने टिकट दिया है। उन चेहरों पर जो है वो बीजेपी ने दांव खेला है। अब ये दाव जो है कितना सही लग पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि रवीश, उधर से कांग्रेस ने भी आज जो है 2 उम्मीदवारों के नाम दिए राजस्थान में और एक को रिप्लेस किया है, तो अब राजस्थान में भी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। अगर वर्सेस की हम बात करें कि कौन सी सीट पर किसका मुकाबला रहने वाला है, तो अब तस्वीर लगभग साफ है। तो अब बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि 19 अप्रैल के पहले चरण के मतदान से पहले प्रत्याशियों के पास अब समय भी है अपनी तैयारियां अब कर लेने का। हालांकि उतना समय नहीं बचा है, लेकिन फिर भी समय है। तो अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये तमाम जो उम्मीदवारों की सूची सामने है, ये अपनी पार्टी के लिए कितना सही कौन सी जगहों पर साबित हो पाएंगे। रवीश, शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो रवीश रंजन शुक्ला राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे थे हमारे साथ और बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी की तमाम बैठकों के बाद अब 111 उम्मीदवारों की ये 5वीं सूची, जिसमें बड़ी बारीकी से तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आई है। 7 उम्मीदवार राजस्थान में भी घोषित किए हैं, 10 में से 3 सीटें अब राजस्थान में फिलहाल बच गई हैं, जिस पर उम्मीदवारों की घोषणा होना बाकी है। बीजेपी की लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं, 5वीं ये लिस्ट है। इससे पहले 4 सूचियों में 291 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे। इसका मतलब अब ये कहा जा सकता है कि 402 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए हैं 543 में से। और फिर 543 में से कितनी सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इसके मद्देनजर अगर देखें तो अभी लगभग करीब 100 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी गठबंधन की सीटों से अलग। तो वीरेंद्र, अब मैं ये कह रहा हूं कि अभी लगभग बीजेपी ने अभी समझिए 402 उम्मीदवारों की सूची अब जारी कर दी है। पहली 4 सूचियों में 291 उम्मीदवार थे, अब 111 हो गए, तो 402
उम्मीदवार अब बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं और अब गठबंधन सीटों को छोड़ दें तो और कुछ सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित करेगी। राजस्थान पर रवि रंजन बता रहे थे कि तमाम समीकरणों को साधते हुए बीजेपी ने 7 उम्मीदवार उतारे हैं। अब वीरेंद्र, क्या कुछ माहौल में बदलाव दिखाई देगा राजस्थान में, क्योंकि अब 22 नाम तय हो चुके हैं, 3 शेष रह गए। अब ये माहौल में जो तेजी दिखाई देने वाली है, जरा उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तैयारियों का भी अब समय कम है उम्मीदवारों पर। बिल्कुल, देखिए तैयारियों का समय भी कम है और इसके अंदर आप देखेंगे कि पहले चरण के अंदर जो मतदान होंगे उसके अंदर जो तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन की अंतिम तिथि भी 27 मार्च है, यानी 27 मार्च अंतिम दिन है। इस दिन तक जो नामांकन कर सकते हैं और इससे पहले अगर आप करते हैं तो होली के चलते, होली के त्योहार के चलते ऑनलाइन अपना नॉमिनेशन आप फाइल कर सकते हैं। यदि इस ऑनलाइन नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी त्रुटि होती है तो उनका जो प्रत्याशी है उसका नामांकन है वो खारिज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अगर पूरी ये आप सूची देखते हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि ये सूची आई है, इस सूची के अंदर आप देखेंगे और पहले वाली सूची की अगर मैं बात करूं राहुल, तो इसके अंदर पहले वाली सूची के अंदर जो 15 नाम आए थे उनमें केवल एक महिला थी और अब ये जो दूसरी अगर मैं सूची की बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर अब जो सूची आई है इसके अंदर 4 नाम आ रहे हैं, यानी कुल 4 महिलाओं को इस बार बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरीके से हम सुबह से लगातार अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि 1 से अधिक महिलाओं को इस बार मौका दिया जाएगा, यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो 33% जो आरक्षण है उस आरक्षण को कहीं ना कहीं बीजेपी महिला वर्ग के जो वोटर्स हैं उनको साधने के लिए अपने जो महिला कैंडिडेट्स हैं उनको अपना कैंडिडेट्स बनाकर मैदान में उतार रही है। उसका फायदा है वो बीजेपी के द्वारा लेने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अगर ग्रामीण जयपुर ग्रामीण की बात की जाए तो यहाँ पे राव राजेंद्र सिंह हैं, उनको यहाँ पे मैदान में उतारा गया। राव राजेंद्र सिंह काफी सीनियर लीडर हैं बीजेपी के और विधायक भी रहे हैं और आप देखेंगे कि जिस तरीके से उन्हें काम का तजुर्बा और संगठन के लिए उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया है, तो जाहिर सी बात है उनके तजुर्बे का भी जो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो लोकसभा सीट पर इसका फायदा जरूर मिलेगा। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसके अंदर मंजू शर्मा की, मंजू शर्मा है एक महिला है और जयपुर के अंदर अगर मैं बात करूं जयपुर शहर की, और साथ ही साथ कुलदीप भी क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो गंगानगर से प्रियंका बालन को पार्टी ने कुलदीप अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका बालन की क्या स्थिति है ग्राउंड पर, कितनी उनकी पकड़ है, जरा जानकारी दीजिए। देखिए, प्रियंका बालन को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। प्रियंका बालन वर्तमान में अनूपगढ़ जो नगर परिषद है उनकी सभापति हैं। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी कई पदों पर ये रह चुकी हैं और 2013 के जो विधानसभा चुनाव थे उनमें बीजेपी की टिकट भी मिला था, लेकिन उम्र कम होने के कारण इनको टिकट है जो निरस्त कर दिया गया था। काफी लंबे समय से राजनीति के अंदर सक्रिय है। खास बात यह है कि श्री गंगानगर लोकसभा जो चुनाव है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशी हैं वो अनूपगढ़ के रहने वाले हैं। ऐसे में जो गंगानगर लोकसभा की जनता है वो अब की बार गंगानगर से बाहर का जो प्रत्याशी है वो चुनेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को प्रियंका बालन को टिकट तो दे दिया है, लेकिन उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। श्री गंगानगर की बात करें तो विधानसभा चुनाव के अंदर गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा था। किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इससे खास बात यह भी है कि जब चुनाव हुए थे विधानसभा के उसके 1 महीने बाद कर्णपुर विधानसभा में भी चुनाव हुआ था, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को हार का जो सामना करना पड़ा था। ऐसे में ये जो चुनाव है प्रियंका बालन के लिए एक नई चुनौती बनकर सामने आएगा। अब देखना होगा कि जो चुनाव है वो किस तरह की जो मोड़ लेगा। जी बिल्कुल। और हर्षा कुमारी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी सहयोगी है। हर्षा, कांग्रेस की सूची पर हम लोग इससे पहले बात कर रहे थे पिछले बुलेटिन में और कुछ ही वक्त बीता कि बीजेपी की लिस्ट सामने आ गई। पहला रिएक्शन आपका जानना चाहूंगा। 7 उम्मीदवार राजस्थान के रखे गए 111 की सूची में। देखिए, बिल्कुल इसमें 2 चीजें हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिला है, शायद मेरे को लग रहा है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिनको टिकट मिला है। तो अब आप देखिए सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ लगभग इनका एक्टिव पॉलिटिक्स से इन द सेंस की इलेक्टेड पॉलिटिक्स से राजस्थान से जाना तय है।
आप देखिए कि सतीश पूनिया को कुछ दिन पहले ही हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था और हम सोच रहे थे कि राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद की सीट मिलेगी, उनको नहीं मिला है। राजेंद्र राठौड़ कोर कमेटी में भी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी रहे हैं, हर जो चीफ मिनिस्टर रहता है उसके बहुत करीबी रहते हैं, चाहे वो भैरव सिंह जी हो या वसुंधरा राजे हो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ को टिकट नहीं दिया गया है। इसमें अपने आप में ये बहुत दिलचस्प है। तो जो लोग नहीं रखे गए हैं वो शायद इतने ही इंपॉर्टेंट है जितने लोग रखे गए हैं। दूसरा जो हस्बैंड वाइफ कॉम्बिनेशन शायद आपने डिस्कस किया होगा, महिमा विश्वेश्वर सिंह जो विश्वराज की पत्नी है, शायद पहली बार हुआ है जब कहते हैं कि फैमिली में नहीं देना चाहते, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि राजसमंद में पति पत्नी एक एमपी बन सकता है और एक एमएलए ऑलरेडी प्रेजेंट में है। दोनों ही मेवाड़ रॉयल फैमिली से हैं और इनको टिकट दिया गया है, पहली बार इनको टिकट मिल रहा है। दोनों ही एक तरह से फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो लगता है कुछ ना कुछ पीछे पावर लेवरेजिंग हुई है इस टिकट के लिए। साथ ही अगर आप देखें तो राव राजेंद्र को जयपुर रूरल देना, राज्यवर्धन की सीट, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट पर राव राजेंद्र है, तो इट विल बी अ जाट वर्सेस राजपूत फाइट, वहां पर क्लियर है। टोंक सवाई माधोपुर पे दोबारा सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर दाव खेला गया है और अजमेर में सब सोच रहे थे कि भागीरथ चौधरी हार गया है तो उसको नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं लग रहा था कि सतीश पूनिया को मिल जाएगा। भागीरथ चौधरी एमएलए का इलेक्शन हार चुके थे, लेकिन फिर भी जो लोग एमएलए का भी इलेक्शन हारे हैं उनको दोबारा एमपी का भी मिला है, जैसे हम देख रहे हैं कि ज्योति मिर्धा को मिला है और साथ ही में अब भागीरथ चौधरी को भी मिला है। और सुनील शर्मा का विड्रॉल, सुनील शर्मा का चेंज बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने वो डिस्कस कर लिया है। जी ना, वही डिस्कस हम लोगों ने पिछले बुलेटिन में उसी पर जो हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो कांग्रेस ने भी देखिए अब खाचरियावास को वहां से अपना अब नया उम्मीदवार बना दिया, रिप्लेस कर दिया, लेकिन अर्षा बीजेपी ने भी जो है तमाम मंथन के बाद, तमाम बैठकों के बाद अभी जो सूची रखी है, राजस्थान तो इसमें विशेष रूप से है ही, और साथ साथ अगर हम ओवरऑल भी देखें तो बाकी नामों पर भी अगर हम देखेंगे तो मेरठ से जैसे अरुण गोविल को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बना दिया, उधर गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कट गया है, बिहार में तमाम जो बड़े नाम ऐसे थे जिनकी बात चल रही थी कि कटेंगे उनको रिपीट दिया गया है। तो हर अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी ने वरुण गांधी का फिर टिकट कट गया। अच्छा, झारखंड में सीता सोरेन को फिर टिकट देना कंफर्म ही था, वो भी अब नाम सामने आ गया है। तो ओवरऑल भी अगर देखें हर्षा नेशनल पर्सपेक्टिव में भी तो बीजेपी ने बड़ी बारीकी से अलग अलग क्षेत्र के समीकरणों को ध्यान में रखते हुए काम किया है। जी बिल्कुल, और सब लोग सोच रहे थे कि बड़े पैमाने पे टिकट काटे जाएंगे, शायद कहीं ना कहीं वो नहीं हुआ है, लेकिन की सीट्स पे टिकट्स काटे गए हैं। पहले सब कह रहे थे कि आप तैयार हो जाइए, देयर इज गोइंग टू बी अ ब्लड बाथ व्हेन द टिकट लिस्ट इज अनाउंस्ड, बट आई डोंट थिंक देयर इज बीन अ ब्लड बाथ समवेयर। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं की सीट्स पे काफी सोच समझ के टिकट काटे हैं। जैसे हम कह रहे हैं भागीरथ चौधरी को वापस टिकट मिल गया है, कोई उम्मीद नहीं थी उनको मिलने की। साथ ही जैसे ज्योति मिर्धा को दोबारा फील किया गया है। तो क्या इसका कारण ये भी हो सकता है हर्षा मैम, इसका कारण क्या ये भी है कि क्या एक बेहतर, क्या इसका, मैं बस जस्ट थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, क्या इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्या एक कोई बेहतर उम्मीदवार बीजेपी को ऑल्टरनेटिव के तौर पर नहीं मिल पाया इन जगहों पर, जैसे भागीरथ चौधरी का आपने जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी काफी चीज सोच रही है, सिर्फ विनेबिलिटी ही नहीं देख रही। विनेबिलिटी तो ऑब्वियसली एक बड़ा क्राइटेरिया है और असेंबली इलेक्शन जो है वो लोकसभा इलेक्शन से अलग होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जाट सीट्स में, क्योंकि जाट वोट बैंक जो है फार्मर्स इश्यूज की वजह से कहीं ना कहीं जाट नाराज है, और आप लोग सब, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर फार्मर्स एजिटेशन होगा तो हमेशा राजस्थान में फार्मर्स का जो कूच था वो अजमेर से शुरू होकर निकल रहा था दिल्ली के लिए। तो ये जो एरिया है, नागौर है और अजमेर है, ये बहुत क्रिटिकल है बीजेपी के लिए, और खासकर जब राहुल कुशवाहा का टिकट कट गया तो फिर इसलिए बीजेपी ने सोचा कि वापस से जो जाट के दिग्गज नेता है उनको टिकट दिया जाए, और इसलिए उन्होंने बाहरी नहीं लेकिन वहां के जो स्थानीय लोग हैं, जैसे ज्योति मिर्धा है, ज्योति मिर्धा परिवार से ही है, लेकिन उनका तो खैर पहले लिस्ट में अनाउंस हो गया था, लेकिन अगर भागीरथ चौधरी भी है, वहां के स्थानीय लोग हैं, तो उनको टिकट दिया गया है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है, और कहीं ना कहीं जहां उन्होंने रिस्क लिया है, जैसे महेंद्रजीत सिंह मालविया को लेके आए, तो वहां पे क्लियर है उनके पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो महेंद्रजीत सिंह मालविया से ज्यादा स्ट्रांग हो। तो बिल्कुल बीजेपी को भी उम्मीदवारों की कमी है, ये भी साफ दिख रहा है। बिल्कुल, और ये जो बात है मैम, जो आपने कहा कि ये उम्मीदवारों की जो कमी है, ये और भी जगहों पर हम देख सकते हैं। जब हम खासतौर से अगर यूपी की कुछ सीटों पर नजर डालते हैं तो वहां पर ये चीज दिखाई देती है कि उन पर्टिकुलर सीटों पर जो बीजेपी का गढ़ है,
वैसे वो बीजेपी का गढ़ है, मतलब वहां से बीजेपी से कोई भी टिकट पर खड़ा होगा वो जीतना उसका तय है, लेकिन वहां पर भी एक मजबूत उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है, ऐसी भी कुछ सीटें हैं। लेकिन कुलदीप, प्रियंका बालन के सामने क्या कुछ चुनौतियां अब रहने वाली हैं? अब गंगानगर सीट पर कितनी पकड़ वो रखती हैं तमाम मतदाताओं के बीच, और भारतीय जनता पार्टी का उन पर यह दाव कितना सही साबित हो सकता है? क्या आपका एनालिसिस लग रहा है आपको? देखिए, श्री गंगानगर से 5 बार सांसद रहे निहाल चंद मेघवाल का टिकट अब कट गया है। प्रियंका बेलान को टिकट दिया गया है क्योंकि वो अनूपगढ़ की रहने वाली हैं। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर अनूपगढ़ नहीं आता है, अनूपगढ़ बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है, क्योंकि जो प्रियंका बेलान है उन्होंने संगठन के अंदर तो जरूर राजनीति की है, लेकिन गंगानगर जो लोकसभा क्षेत्र है उनके अंदर जो राजनीति का अनुभव उन्हें काफी कम है। हालांकि जो एक मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही है, महिला शक्ति भी है, लेकिन क्योंकि जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के अंदर विधानसभा चुनावों का प्रदर्शन देखे तो उसमें कांग्रेस काफी मजबूत रही थी। दूसरा, जैसा कि हमारी हर्षा मैम ने भी बताया होगी कि जो फार्मर एजिटेशन है उसका भी साफ साफ असर है, वो भी गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो फार्मर्स हैं वो काफी पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की इस कैंडिडेट के सामने काफी चुनौतियां रहने वाली हैं कि जो चुनाव के अंदर है फार्मर्स को भी टैकल करना पड़ने वाला है, और दूसरा जो इस क्षेत्र के लिए क्योंकि उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है इस क्षेत्र का, हनुमानगढ़ जिले की 3 विधानसभाएं इसके अंदर आती हैं, तो एक बड़ी चुनौती है उनके सामने रहने वाली है। जी बिल्कुल। और बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अब बहुत एक्शन पैक हम लोग के लिए भी खासतौर पर रहने वाला है, क्योंकि तमाम सीटों पर अब जो है उम्मीदवार लगभग साफ हैं। 25 में से अब 22 पर तो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 3 सीट जहां पर मैं ये भी चर्चा कर लेता हूं, एक बार हर्षा जी के पास चलते हैं, हर्षा जी के बाद फिर वापस मैं वीरेंद्र आपके पास लौटूंगा। हर्षा मैम, 3 सीटें बच गई हैं जहां पर अभी बीजेपी को अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान करना है। तो जैसा कि आपने कहा कि जिनके नाम आए हैं उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिनकी सीटें कटी हैं, तो ये जो बची हुई 3 सीट है, जरा इस पर भी एक आपका कमेंट हमको मिल जाए तो समझने में जरा आसानी हो जाएगी कि बीजेपी अब बची 3 सीटों पर क्या कुछ साधने का प्रयास करेगी। जी, आप मेरे को बताते जाइए एक एक करके और अपन डिस्कस करेंगे कौन सी पहली सीट अब जैसे देखिए, अब इसमें मुझे लगता है लगभग सारी सीटें हो गई हैं, 3 सीट अभी बची हुई हैं, एक बार वो सूची देखनी पड़ेगी। लेकिन ये जहां पर अभी खासतौर पर बीजेपी क्या आपको लगता है कोशिश करेगी कि जातिगत समीकरण, तो हालांकि जाटों के माध्यम से एक तबके को साधने का प्रयास किया है और ऑलरेडी एससी वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी कर चुकी है, तो क्या अब जातिगत के साथ साथ महिलाओं का भी, क्योंकि यह फैक्टर ऑलमोस्ट हो गया, 4 सीटें इस बार बीजेपी ने दी है, 3 इस सूची में आ गई, एक नाम पहले ही आ गया था, तो वो भी हो गया है। यूथ को अब अपीज करने की कोशिश भी बीजेपी लगातार युवाओं को चेहरा देकर कर चुकी है। कौन से फिर मुद्दे रह गए शेष जिस पर बीजेपी अब ध्यान देगी मैम? जी, तो देखिए, जो हम आप जैसे डिस्कस कर रहे थे कि जो महिलाओं को हम देख रहे हैं कि इसमें 2 महिलाओं को मिला है। हर्षा मैम, आई नीड टू स्टॉप यू। अजमेर से भागीरथ चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। भागीरथ साहब, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले आपको लोकसभा का टिकट मिल गया है। क्या कुछ चुनौतियां अब आपके सामने है? पार्टी ने आप पर भरोसा किया है, आपको उम्मीदवार बनाया है, अजमेर की सीट से बड़ी सीट है, बड़ी टक्कर होगी, क्या तैयारी आपकी? जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो 10 साल के काम हैं और हमारे 3 महीने में जो राजस्थान हमारे भजन लाल जी सर्व मुख्यमंत्री जी के जो कार्य जो काम है उनके ऊपर जनता मोहर लगाएगी। और जो 10 साल में जो काम हुआ है बेमिसाल हुआ है, जबकि पूर्व कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को विकास की दृष्टि से बहुत नीचे पायदान पे चले गए थे। भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिला अत्याचार में नंबर 1 और पेपर लीक में नंबर 1, और झूठे वादे करके और आपसी में झगड़ कर उन्होंने 5 साल बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ जो 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी की नेतृत्व में जो राजस्थान में जो काम हुए हैं वो बेमिसाल है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने गरीब को गणेश मानकर जो काम किया, आज आम जनता सब भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को खिलाने के लिए तत्पर है। मैं कह सकता हूं कि 2019 में 4.25 लाख वोटों से जनता ने मुझे आशीर्वाद देके जिताया। अब की बार 6 लाख वोटों से जिताकर
अजमेर जिले के लोकसभा सीट कमल का फूल चलेगा। राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी चुनने में जाएगी। और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र तो भाई भागीरथ साहब, पिछली बार तो 8.25 लाख वोट आपको मिले, 5 लाख के वोट के अंतर से आप जीत गए। क्या इस बार भी दावा स्पष्ट है कि कोई नहीं है टक्कर में? भाई साहब, सच्चाई है, आपकी बार मोदी जी की लहर है। मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो 10 साल में जो काम किया है, वास्तव में आम जनता, गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, सभी वर्ग, चाहे व्यापारी हो, सभी का जो उन्होंने कल्याण किया। और बाकी सीटों पर जो पहले 11वें पायदान पे था। भागीरथ साहब, आपके साथ साथ 6 अन्य सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। क्या रिएक्शन है आपका उन पर? और भी नाम है आपके साथ साथ? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा चयन किया है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में 25 की 25 सीटें 5 लाख वोटों से ऊपर से जीत के सारी सीटें जीत के जाएगी। और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भी जनता और कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भारी मतों से जीतकर मुझे आशीर्वाद देके संसद में भेजेंगे। भागीरथ साहब, 3 महिलाओं को साथ में टिकट मिला है। 4 महिला उम्मीदवार इस बार बीजेपी ने अब तक की सूची में उतारे हैं। आपको लगता है ये महिलाओं को अपीज करने के लिए जो बीजेपी रणनीति अपना रही है आपकी पार्टी, ये कहीं राजनीतिक रूप से भारी ना पड़ जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी महिला के सम्मान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो उनका विजन है, आपको पता है 1/3 रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में दिया है। और उनको इसलिए महिलाओं के लिए वो चाहते हैं कि महिला की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो। जब महिला सशक्त होती है, आगे बढ़ती है, तो वो देश भी आगे बढ़ता है। इसी आधार पर अब की बार, पहले तो मैं 2019 में 3 टिकट दिए थे, अब की बार 4 महिलाओं को अभी तक टिकट दे चुके हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी महिला का सम्मान चाहते हैं। भागीरथ साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं, किन मुद्दों के साथ आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? प्रधानमंत्री की योजनाओं के साथ साथ आपके निजी विषय क्या रहने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो गरीब कल्याण के कार्य है, जो मैं कह रहा हूँ, तो 50 सैकड़ों ऐसे योजनाएं हैं उनके आधार पर। और हमारी प्रदेश की जो 3 महीने हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी सर्वन साहब के जो नेतृत्व में 3 महीने में जो ऐतिहासिक काम है उनके आधार पर, और जो मैंने 5 साल में जो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में जो काम किए उन तीनों के आधार पर, और हमारे कार्यकर्ता के बलबूते के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन सब मिलकर हम अजमेर लोकसभा क्षेत्र को रिकॉर्ड मतों से जीत के कमल के फूल को खिलाकर तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जो बनाएंगे। भागीरथ साहब, क्या प्रधानमंत्री आएंगे अजमेर आपके प्रचार के लिए? जरूर आएंगे। हमारे प्रधानमंत्री तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तो है, पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी तो जरूर आएंगे मुझे आशीर्वाद देने के लिए। ठीक है, आपका गला भी तमाम प्रचार के साथ साथ अब मैं देख पा रहा हूं थोड़ा सा नासाज है। बहुत शुक्रिया फिलहाल एनटीवी राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका। तो अजमेर से भागीरथ चौधरी को बीजेपी ने अपना टिकट दिया है। लोकसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ेंगे और वो उन्हीं से हम लोग बात कर रहे थे। हर्षा मैम, काफी कॉन्फिडेंट वो दिखाई दे रहे हैं भागीरथ चौधरी, और कॉन्फिडेंट तो वैसे हर दावेदार रहता है, उम्मीदवार रहता है चुनाव से पहले, लेकिन बीजेपी के लिए फिर भी एक अनुकूल लहर देखने को मिल रही है। भागीरथ चौधरी से क्योंकि बात कर रहे थे, तो अजमेर सीट पर क्या कुछ इस बार क्या समीकरण लग रहा है, क्या रहने वाला है मैम अजमेर में? राहुल, आप पूछ रहे थे कि अजमेर काफी टफ फाइट रहेगी उनके लिए, क्योंकि पहले वो हार चुके हैं अजमेर एमएलए में, लेकिन क्योंकि वहां पर जो सीट है, हाँ, एक तरह से जाट बहुल्य सीट है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण उनको हेल्प करेगा, प्लस वो स्थानीय है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे कि कौन सी सीट्स नहीं डिक्लेयर की है, देखिए बीजेपी के लिए पेच फंसा हुआ है ईस्ट राजस्थान में। आप देखेंगे कि दौसा, मेरे हिसाब से दौसा, करौली, धौलपुर और झुंझुनू, ये सीट्स हैं जो शायद डिक्लेयर नहीं हुई है। मैं एक बार इसको मैं भी सूची चेक कर रही हूँ, क्योंकि जहां तक मेरे को ध्यान है यही है। ईस्ट राजस्थान में पेज फंसा हुआ है उनके लिए, क्योंकि वो मीना क्षेत्र है, और वो जो मीना वोट बैंक है, कहीं ना कहीं अभी भी उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ है। हमने देखा है कि
पिछले असेंबली इलेक्शंस में काफी अच्छा किया है बीजेपी ने, लेकिन वहां पर भी काफी सोच समझ के उनको करना पड़ेगा। झुंझुनू में हो गया है शुभकरण चौधरी, लेकिन करौली, धौलपुर, दौसा और जयपुर सीट्स डिक्लेयर नहीं हुई है। बिल्कुल, दौसा एंड करौली धौलपुर एंड जयपुर ईस्ट नहीं हुई जी। जयपुर पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना उम्मीदवार अब डिक्लेयर करना। जयपुर का हो गया, जयपुर डिक्लेयर हो गई है। जयपुर में मंजू शर्मा है जयपुर सिटी से, और जयपुर रूरल से राव राजेंद्र है। मंजू शर्मा ऑर्गेनाइजेशनल पर्सन है, महिला चेहरा है, लो प्रोफाइल है, उनको दिया गया है ये सीट जी। ठीक है, पवन अटारिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं अजमेर से। पवन, नाम का ऐलान हो गया, भागीरथ चौधरी अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। क्या इस वक्त रिएक्शन है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अजमेर में? देखिए राहुल, अगर यहां पर अजमेर की बात करें, अजमेर लोकसभा सीट की, तो यहां पर पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है। अब बात करें लोकसभा सीट की या विधानसभा सीट की, विधानसभा सीट में 8 विधानसभा सीट में से 7 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के पाले में है, और एक सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता विकास चौधरी ने बीजेपी से बागी होकर कांग्रेस में चुनाव लड़ा और वह जीत गए। तो कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है भागीरथ चौधरी के लिए काफी आसान रहने वाला है, क्योंकि सुरेश टांक ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है, और भारतीय जनता पार्टी में भंवर सिंह पलाड़ा और उनकी पत्नी सुशील कंवर पलाड़ा, उनके बेटे, ये तीनों कद्दावर नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो ऐसे में अजमेर लोकसभा सीट पे जो भागीरथ चौधरी को जो नाम फाइनल किया है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो राह है वो आसान है, क्योंकि कई कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और जो हालांकि वो पिछले विधानसभा चुनाव में जो विकास चौधरी बीजेपी से बागी हुए थे और कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, वो जीत गए थे। और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट अभी बनाए गए हैं भागीरथ चौधरी, इनको वो तीसरे नंबर पर रहे थे, और सुरेश टांक दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ऐसे में सुरेश टांक है जो कि लोकसभा सीट चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो भागीरथ चौधरी को कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेता, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विकासशील योजना वगैरह चला रहे हैं, और अजमेर में भी उन्होंने काफी काम किया है, अजमेर रेलवे स्टेशन को काफी सौगातें दी है, तो निश्चित तौर पर भागीरथ चौधरी के लिए यह चुनाव काफी आसान रहने वाला है। और इस जो लिस्ट फाइनल हुई है उसके बाद उनके घर पर तमाम उनके समर्थकों का जमावड़ा लग गया है, और उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। और जैसा कि धुलेंडी है, राम राम का दिन है, तो निश्चित तौर पर उनका प्रचार प्रसार भी कल के दिन शुरू हो जाएगा जी। बिल्कुल, और इन 7 उम्मीदवारों के लिए होली शुभ संकेत लेकर आई है। लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे सभी लोग, और 24 के महासंग्राम में अब भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होकर ये युद्ध एक ही ओर से लड़ा जाएगा। लेकिन हर्षा मैम, कुछ नाम, अच्छा, रामचरण बोरा जैसे 2019 में वो पार्टी जीत के आए, 14 में भी जीत के आए, और अच्छे खासे मार्जिन से मैम वो जीत कर आए थे। मतलब मैं देख रहा हूँ 9.5 लाख वोट उनको 2019 में मिला, और 8.5 लाख से भी ज्यादा 2014 में। तो इन लोगों का टिकट कट जाना, इस पर आप शुरुआत में मैम बता रही थी, मैं चाह रहा हूं थोड़ा सा आप इस पर भी जरा बात रखें। जी देखिए, कहीं ना कहीं जो लोगों का टिकट कट रहा है वो सर्वेस के आधार पर कट रहा है, लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं लग रहा है मेरे को कि जो लोग वसुंधरा राजे से क्लोज रहे हैं उनका टिकट भी कटा जा रहा है। आप देखिए कि रामचरण बोरा वसुंधरा खेमे के माने जाते थे, उनका टिकट कट गया। राहुल कसवा वसुंधरा राजे के खेमे के माने जानते थे, उनका टिकट कट गया है। और साथ साथ जो उनके ऑपोजिशन में थे सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, जो बीजेपी यहां पर करने की कोशिश कर रही है, जो नया नेतृत्व वो यहां पर राजस्थान में खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उनको वो फ्री हैंड देना चाहती है। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमको सोचने का, कि जो लोगों को टिकट मिल रहा है वो इस खेमे से और उस खेमे से नहीं है, और वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से पार्टी को समर्पित है। अगर आप मंजू शर्मा का देखें तो एकदम पार्टी कार्यकर्ता है, बिल्कुल लो प्रोफाइल है, और बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनाइजेशन और पार्टी से समर्पित है, और उनको इस प्रेस्टिजियस सीट पे दिया गया है। तो शायद बीजेपी की ये भी सोच सिर्फ 5 साल की नहीं है, लेकिन अगले 10 साल के लिए जो बीजेपी नेतृत्व है वो ये सोच रहा है कि जो नया नेतृत्व उन्होंने यहां पर बिठाया, बिल्कुल न्यू लाइन ऑफ लीडरशिप, उनको एक तरह से एक फ्री हैंड भी मिले।
और हम देख रहे हैं कि बड़े नेता जैसे रामचरण बोरा है, राहुल कुशवाहा है, जो पुराने लोग थे, वसुंधरा के करीबी माने जाते हैं, उनके टिकट काट दिए गए हैं और एक नया नेतृत्व सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम आप। भी देख रहे हैं कि अगर आप जी मैं वही कह रहा था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि किस तरह अब कोशिश यही है बीजेपी की कि जो नया नेतृत्व है प्रदेश के अंदर, उसके आने वाले समय में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, कुछ ऐसा जो आपस में जो विवाद चलता रहता है। और ये विवाद बीजेपी भी समझ रही है कि जो आपसी विवाद ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कई साल खप जाते हैं। कांग्रेस उसका एक बड़ा उदाहरण है, कांग्रेस का इतिहास कि किस तरह दो पक्षों में, दो खेमियों में बहुत लंबी लड़ाई चलती रही। बीजेपी उसके बीज ही नहीं बनने देना चाहती है। राजस्थान के अंदर एक नई लीडरशिप जब लेकर आई है तो कोशिश यही है कि चाहे सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, सारे नेता वो रहें जो लीडरशिप के साथ जिनका जो कंपैटिबिलिटी है वो बहुत आसानी से चल सके। शायद ये उनकी कोशिश। और हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको भी जोड़ना चाहूंगा। हेमंत सर, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। इस वक्त राजनीति की सबसे बड़ी अपडेट, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं सूची जारी की और राजस्थान में जिसके 7 नाम उसमें शामिल हैं, पहला रिएक्शन आपका बीजेपी की सूची पर? देखिए राहुल जी, बीजेपी ये सही है कि नई लीडरशिप तैयार कर रही है और जब बीजेपी उम्मीदवारों का चयन करती है तो कोई एक उसमें क्राइटेरिया नहीं होता, कई सारे क्राइटेरिया होते हैं। मुझे नहीं लगता कोई लॉबिंग ग्रुपिंग इस तरह की क्राइटेरिया बीजेपी में चलते हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने 2 प्रेजेंट सिटिंग सांसदों को उन्होंने रिपीट किया है, चाहे टोंक सवाई माधोपुर से किया है, अजमेर से भागीरथ चौधरी है, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया है, उनको रिपीट किया है। जयपुर में उन्होंने एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया है। मंजू शर्मा चूंकि विचार परिवार का बड़ा उनको समर्थन है और जो बीजेपी के बहुत ही संगनिष्ठ कार्यकर्ता से और बहुत बड़े नेता रहे, दिग्गज नेता रहे भवलाल जी शर्मा, उनकी वो बेटी है। हालांकि पहले उनको एमएलए का टिकट मिला हवा महल से और वो चुनाव हार गई थी, लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ है, कार्यकर्ता है और एक बहुत अच्छा मैसेज बीजेपी ने मंजू शर्मा को टिकट देकर किया है। महिला भी है, चूंकि महिलाओं का कोटा भी बीजेपी को पूरा करना था। कांग्रेस ने भी अपनी एक गलती सुधार ली, लेकिन वो उल्टी उनको भारी पड़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने सुनील शर्मा को मैदान में उतारकर और जयपुर के तमाम ब्राह्मण वर्ग को नाराज कर दिया है और ये उनको नाराजगी निश्चित रूप से बहुत भारी पड़ेगी। अब प्रताप सिंह खचरियावास बहुत कमजोर प्रत्याशी मंजू शर्मा के सामने साबित होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने सोचा तो ये था कि सुनील शर्मा कमजोर प्रत्याशी साबित होंगे, लेकिन अब प्रताप सिंह खचरियावास कमजोर प्रत्याशी साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग पूरी तरह से अब मंजू शर्मा के पक्ष में आ जाएगा। और चूंकि वो महिला भी है और बहुत सामान्य सी कार्यकर्ता के रूप में वो अपनी उनकी प्रोफाइल रहती है, तो निश्चित रूप से ये एक फायदा होगा। और सीटों पर अगर देखें हेमंत साहब, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह को टिकट दिया गया, राजेंद्र राठौर को टिकट मिल सकता था, ऐसी बात चल रही थी, लेकिन वहां उन्हें भी निराशा हाथ लगी है। नहीं, ठीक बात है। चाहे सतीश पूनिया जी की बात करें, चाहे राजेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें, तमाम लोग टिकट नहीं ले पाए। हालांकि वो सीरियसली इन सबके नाम चले थे। हालांकि कल अजमेर से सतीश पूनिया की संभावनाएं खत्म हो गई थी जब उनको हरियाणा का सहप्रभारी पार्टी ने घोषित कर दिया था। देखिए राहुल जी, होता क्या है कि राजनीति में बहुत सारे फैक्टर्स के साथ एक लक फैक्टर भी चलता है, मैं ऐसा मान के चलता हूं। शायद अभी इन दिनों जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे रामलाल शर्मा है, चौबू से चुनाव हार गए, चाहे राजेंद्र सिंह राठौड़ है या सतीश पूनिया है, मेरे ख्याल से इस समय इनका लक उतना साथ नहीं दे पाया। लेकिन हम बात करें सतीश पूनिया जी की, तो उनका कद लगता है बढ़ गया कद उनका। उनको राष्ट्रीय राजनीति में, संगठन में पार्टी इस्तेमाल करना चाह रही है, क्योंकि सतीश पूनिया संगठन से आए हुए व्यक्ति हैं, संगठन की क्षमताएं उनमें अपार है। तो निश्चित रूप से, और चूंकि हरियाणा में जाट लॉबी को भी उनको साधना था, तो सतीश पूनिया को हरियाणा का सहप्रभारी बनाकर उन्होंने उस तरह से पार्टी ने एक मैसेजिंग देने का काम किया है। चूंकि मेवाड़ में उन्होंने उनको महिमा उनको उतारा है, तो निश्चित रूप से महिला को उनको टिकट देना था। तो लेकिन अभी चूंकि दौसा की सीट होल्ड पर रखी है, करौली सवाई माधोपुर सीट उन्होंने होल्ड पर रखी है। करौली तो 7 नामों की सूची राजस्थान के लिए बीजेपी ने जारी की है। हेमंत भाई गोयल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के नाते से जुड़े हुए थे।
और भी कुछ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन अटारिया के पास चलते हैं। अब हेमंत भाई, आपकी आवाज कट गई थी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास लौट के। पवन, अजमेर में तो आप बता रहे थे कि जिस तरह से अपने समीकरण बताया किस तरीके से क्या वहां मुकाबला रहने वाला है, लेकिन भागीरथ चौधरी के लिए आप बता रहे हैं बहुत आसान रहने वाला है अब अजमेर का चुनाव। क्या इसके पीछे का आधार है, थोड़ा सा जरा समझाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे बड़ा आधार जो निर्दलीय कैंडिडेट थे पिछले विधानसभा चुनाव में, सुरेश टांक, उन्होंने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। तो जब विधानसभा चुनाव में विकास चौधरी पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पर सुरेश टांक थे, तीसरे नंबर पे भागीरथ चौधरी थे, तो दूसरे नंबर कैंडिडेट के जितने भी वोटर थे वो निश्चित तौर पर भागीरथ चौधरी के पाले में पड़ने वाले हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में। और अजमेर के कद्दावर नेता भंवर सिंह पलाड़ा, उनकी पत्नी और उनके बेटे, जो कि नसीराबाद विधानसभा चुनाव से अपनी खुद की नई पार्टी बनाई थी, वो चुनाव लड़े थे, तो निश्चित तौर पर वो भी बीजेपी के पाले में पड़ने वाले हैं। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के जो बागी लोग थे वो अभी हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और अगर पिछले 3 लोकसभा चुनाव के इतिहास की अगर बात करें तो देखिए 2 बार बीजेपी जीती है और 1 बार कांग्रेस जीती है। कांग्रेस तब जीती जब सचिन पायलट ने किरण माहेश्वरी को करीब 76,136 वोटों से हराया था। उसके बाद दूसरी बार जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो वहां पर भागीरथ चौधरी ने रिजू झुंझुनवाला को 4,16,426 वोटों से हराया था। उसके बाद यहां पर सांवलाल जाट, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने सचिन पायलट को 1,73,983 वोटों से हराया था। तो कुल 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2 बार बीजेपी जीत चुकी है और 1 बार कांग्रेस जीत चुकी है, जिसमें भी सचिन पायलट 2 बार चुनाव लड़े और 1 बार जीते और 1 बार हारे। तो निश्चित तौर पर ये जो लोकसभा के चुनाव है, भागीरथ चौधरी की आसान राह है, वो काफी आसान नजर आ रही है, क्योंकि जो बागी थे, जो बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं। और हालांकि ये विधानसभा चुनाव में, जो पिछले विधानसभा चुनाव थे, उसमें विकास चौधरी, जो कि बीजेपी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने बागी होकर कांग्रेस से लड़ा चुनाव और भागीरथ चौधरी को हराया था। ये सिर्फ किशनगढ़ की बात है। और लोकसभा तो अजमेर में आप बता रहे हैं, अजमेर में हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अनुकूल उसके लिए वेव है वहां पर, लेकिन देखना होगा क्या कुछ निकल के आएगा कांग्रेस के खेमे से भी। हेमंत साहब, बाकी सीटों पर अगर बात कर लें तो गंगानगर से प्रियंका बालन है, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, फिर जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया, मंजू शर्मा, फिर आपने जिक्र किया था सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टोंक सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने। सवाई माधोपुर की सीट की अगर बात करें सर, तो इसमें कितना पेच मुश्किल रहेगा कांग्रेस के लिए, मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि वेव तो जो है वो लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस को बदलने की जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। तो क्या टोंक सवाई माधोपुर में सुखबीर सिंह जौनपुरिया का मुकाबला कांग्रेस मजबूती के साथ करती हुई दिख रही है आपको? देखिए, मैं राहुल जी एक बात और ये कहना चाहता हूं कि टोंक सवाई माधोपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के हालात बहुत पतले हैं और कांग्रेस एक तरह से अनाथ जैसी स्थिति में दिख रही है। आप देख लीजिए, अशोक गहलोत, केवल उनका जो चुनाव प्रचार पर फोकस है वो केवल अपने वैभव गहलोत, अपने बेटे के लिए उनका साफ नजर आ रहा है। वो सीईसी की मीटिंग में वो इस बार गायब रहे हैं। सचिन पायलट चूंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी है तो वो यहाँ पर राजस्थान में नजर आ नहीं रहे। अब चूंकि टोंक सवाई माधोपुर, जब सचिन पायलट का कोई यहाँ पर फोकस नहीं है तो कांग्रेस की राह तो कैसे आसान हो सकती है? तो राजस्थान में तो कांग्रेस की राह बिल्कुल भी आसान नहीं है। हेमंत साहब, एक विषय बड़ा दिलचस्प ये भी है कि अगर विधानसभा चुनावों की देखें तो संघ की नाराजगी जिन जिन सीटों पर रही प्रत्याशियों को लेकर के, वहां भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। जैसे भीलवाड़ा में विठल शंकर अवस्थी पर संघ की सहमति नहीं बन पाई थी, जो सूत्र बता रहे थे, और अशोक कोठारी फिर वहां से निर्दलीय चुनाव जीत करके आए। तो क्या संघ की नाराजगी का विषय कि उसके अगर हम इर्द गिर्द देखें तो क्या संघ की सहमति इन सभी नामों पर आपको दिखाई देती है? कोई ऐसा नाम जिस पर कहीं ना कहीं दावपेच फंस रहा हो संगठन और आरएसएस में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि संघ की कोई यहाँ पर कोई नाराजगी है या संघ के साथ इनका कोई पेच फंसा है, मुझे नहीं लगता।
भीलवाड़ा में अगर आप बात करें तो भीलवाड़ा में हो सकता है संगठन के जो पदाधिकारी हैं दामोदर अग्रवाल उनको टिकट मिल जाए, या फिर अभी जो झुंझुनवाला जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, हालांकि कांग्रेस उन्होंने 1 साल पहले छोड़ दी थी, लेकिन अभी वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन करी है। क्योंकि भीलवाड़ा में वो अच्छा उनका व्यापार चलता है, समाज सेवी भी है, तो उनकी भी टिकट की संभावना, ये चर्चाएं चल रही है। तो नहीं तो भीलवाड़ा में दरअसल क्या हुआ था ना, मैं बस इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि भीलवाड़ा से अभी जो है टिकट फाइनल नहीं किया बीजेपी ने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि पिछली बार जो संघ की नाराजगी वाला फैक्टर था, बीजेपी उसको जरा थोड़ा इस बार नॉर्मल करना चाहती है ताकि नुकसान ना उठाना पड़े। और हेमंत भाई बहुत शुक्रिया आपका, फिलहाल तमाम जानकारी आप साझा कर रहे थे हमारे साथ। पवन अटारिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। 24 के इस महासमर पर एनडीटीवी राजस्थान की नजर लगातार बनी हुई है। हर छोटी बड़ी अपडेट पर हमारी टीम का एनालिसिस आपके सामने आता रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।